हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सो यू आर इन द राइट प्लेस। आज के इस वीडियो से हम बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी के पहले क्लास की शुरुआत करेंगे और आज हम वृद्धि और विकास के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। और यह एक ऐसा टॉपिक है बाल मनोविज्ञान का, बाल विकास का, इसको समझे और पढ़े बगैर आप आगे के जो भी टॉपिक हैं उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ सकते। तो आइए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और जो भी नए लोग हैं मैं आपको बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68500 यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा और सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हुए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभिवृद्धि और विकास से किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, आप पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आज के इस वीडियो में विकास के सभी सिद्धांत को हम बहुत अच्छे से पढ़ने और समझने वाले हैं। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर इस वीडियो को देखने के बाद फटाक से आप कर पाएंगे। और अभिवृद्धि और विकास से यूपी टेट हो, सी टेट, DSSB, रीट, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, उसमें 2-3 क्वेश्चन हर हाल में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? तो यहाँ पे जो भी ऐसे क्वेश्चन हैं, आप इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन हो आप उसका आंसर दे पाएंगे। और थ्योरी को बहुत ही आसान सरल भाषा में उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। बाल मनोविज्ञान में हम बच्चे के गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक के संपूर्ण वृद्धि और विकास का अध्ययन करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया था पेस्टालोजी ने। नोट कर लीजिए इस चीज़ को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम बच्चे के संपूर्ण वृद्धि और विकास का अध्ययन करते हैं, वो भी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक। ठीक। और यहाँ पे विकास के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। विकास बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और विकास के अंतर्गत ही वृद्धि भी आता है और परिपक्वता भी आता है। विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक यानी कि जीवन पर्यंत यह चलता रहता है धीरे धीरे अपने क्रम से। ठीक। और वृद्धि जो है एक निश्चित उम्र के बाद समाप्त हो जाती है। ठीक है। जैसे कि बच्चा जब जन्म लेता है तो अगर वह 1 फीट का है तो 18-19 साल के बाद उसकी जो भी हाइट बढ़नी होगी वह बढ़नी बंद हो जाएगी। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि 18-19 साल बाद बच्चे की वृद्धि बंद हो जाती है। ठीक है। और वृद्धि जो होती है उसको हम माप सकते हैं, मात्रात्मक होता है और परिणात्मक होता है। लेकिन जो परिपक्वता होता है, परिपक्वता का तो जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको हम माप नहीं सकते। जैसे कि आप बच्चे का वजन तो माप सकते हैं, बच्चे की लंबाई तो माप सकते हैं जो वृद्धि है, लेकिन परिपक्वता को हम नहीं माप सकते कि कोई बच्चा कितना परिपक्व है, कितना मैच्योर हो गया है, आप उसको नाप कर नहीं बता सकते। ठीक है। तो इसे मापा नहीं जा सकता, यह गुणात्मक होता है। ध्यान रखिएगा, परिपक्वता गुणात्मक होता है और वृद्धि जो है यह मात्रात्मक होता है। इसको हम माप सकते हैं, नाप सकते हैं, इसका वजन कर सकते हैं। ठीक। ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं आपसे कि वृद्धि कैसा होता है, मात्रात्मक, गुणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक। तो आपको बताना होगा मात्रात्मक या परिणात्मक। ठीक है। और परिपक्वता जो होती है वह गुणात्मक होता है। लेकिन यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि विकास कैसा होता है, गुणात्मक, परिणात्मक, मात्रात्मक कैसा होता है, तो विकास जो है मात्रात्मक भी होता है और यह गुणात्मक भी होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि परिपक्वता और वृद्धि दोनों विकास के ही एक अंग हैं। ठीक। चलिए, अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे और इसको और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि और अभिवृद्धि और विकास के बीच आपको अंतर समझना ज़्यादा जरूरी है। तो हम सबसे पहले अभिवृद्धि को देखते हैं। अभिवृद्धि को सामान्य अर्थों में हम इसको वृद्धि भी बोलते हैं और वृद्धि का अर्थ होता है बढ़ना। ठीक। देखिए, और यहाँ पे वन लाइनर के रूप में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये जो भी चीज़ें हैं इसको आप नोट भी करते चलेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा एग्जाम के समय रिवीजन करने में। देखिए, अभिवृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी कि अभिवृद्धि, ग्रोथ जो है एक विशेष आयु पर पहुँचकर होना बंद हो जाता है। ठीक। और वृद्धि जो होता है विकास का ही एक चरण है, आप सबको पहले भी मैंने बताया। और अभिवृद्धि में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको हम देख सकते हैं, उसको माप सकते हैं, तौल सकते हैं, वजन कर सकते हैं उसका। ठीक है।
जैसे कि आपने देखा होगा, इसको वजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम छोटे थे, नानी के घर जाते थे, ठीक है, नाना नानी के घर जाते थे, तो क्या होता था कि पिछले गर्मियों की छुट्टी में जब हम गए तो हमारा वजन कुछ और, हमारी हाइट कुछ और होती थी, और अगले गर्मियों की छुट्टी में हम गए तो वहाँ के लोग, मौसी मामा जो भी होते थे, वो लोग बोलते थे कि राहुल तो लंबा हो गया है, राहुल तो मोटा हो गया है, ऐसा, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभिवृद्धि में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको देखा जा सकता है, ठीक। कॉन्सेप्ट को आप समझ चुके होंगे। अगला देखिए, और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा हो आपके काम का है, तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक जरूर करें, और कोई कमी हो तो डिसलाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या कमी है, ताकि उसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर सकें, ठीक है। अभिवृद्धि मुख्यतः सामाजिक परिवर्तनों को प्रकट करता है। उसके बाद अभिवृद्धि में जो घटक होते हैं, ठीक है, बालक में जन्म के समय ही विद्यमान होते हैं, ठीक। माफ़ करेगा, लिखने में थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है कि अभिवृद्धि केवल उन्हीं घटकों की होती है जो बालक में जन्म के समय विद्यमान होती हैं, ठीक है। अभिवृद्धि या वृद्धि, ग्रोथ जो होता है सिर्फ उन्हीं घटकों का होता है जो बालक में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो हमारे हाथ, पैर, ठीक है, सर, इन सब की लंबाई जो बढ़ती है या जन्म के समय ही विद्यमान होते हैं। और अभिवृद्धि जो होता है, ग्रोथ जो होता है, या आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का होता है। ये भी चीज़ आप नोट कर लीजिए कि शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उसमें भी अभिवृद्धि होती है, और शरीर के जो बाहरी अंग हैं उसमें भी वृद्धि होती है, ठीक। और अभिवृद्धि सिर्फ उन्हीं घटकों की होती है जो जन्म के समय ही बालक में मौजूद होते हैं, विद्यमान होते हैं। लेकिन इसके विपरीत विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका मानसिक विकास बिल्कुल नहीं हुआ होता है, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ता रहता है और उसका मानसिक विकास होने लगता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि बच्चे में जन्म के समय नैतिकता बिल्कुल नहीं होती, लेकिन वह बड़ा होता रहता है और उसका नैतिक विकास होता रहता है। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा जा रहा है कि विकास जो है, ज़रूरी नहीं कि जन्म के समय जो बच्चे में जो चीज़ मौजूद है उन्हीं चीज़ों का विकास हो, ठीक। लेकिन अभिवृद्धि में सिर्फ उन्हीं चीज़ों की वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है जो बालक में जन्म के समय से ही विद्यमान होते हैं। और यह चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, विकास, जैसा कि पहले भी मैंने बताया, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, यानी कि वृद्धि, ग्रोथ जो है इसी का अंग है। उसके बाद आगे यहाँ देखिए, विकास में होने वाले जो भी परिवर्तन हैं, विकास में होने वाले परिवर्तन को अनुभूत किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, ठीक है। जैसे कि विकास के अंतर्गत बच्चे का बौद्धिक, मानसिक, संवेगात्मक, ठीक है, नैतिक, ये सभी प्रकार के विकास शामिल हैं। तो अगर किसी बच्चे की नैतिक विकास है उसको हम सिर्फ अनुभूत कर सकते हैं। जैसे कि हम किसी के घर गए, उनका बच्चा हमें प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, ठीक है, वेलकम करता है, तो हम इस चीज़ को जस्ट फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसको हम माप नहीं सकते कि उस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो विकास के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, उसको मापा नहीं जा सकता, क्योंकि यह मात्रात्मक नहीं होता है या गुणात्मक होता है, ठीक है। विकास में सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों को संयुक्त रूप से लिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और विकास के लिए यह आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है कि सिर्फ विकास उन्हीं चीज़ों का होगा जो जन्म के समय से है। विकास उन सभी चीज़ों का होता है जो जन्म के समय है या फिर नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दोनों कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ चुके होंगे, एक बार सामने से देख लीजिए। विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। और जो जन्म से मृत्यु तक चलता है उसे विकास कहते हैं। विकास वृद्धि का एक चरण है, ठीक। अभिवृद्धि में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको देख सकते हैं, लेकिन विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि यह मात्रात्मक है और विकास जो है वह गुणात्मक है। चलिए, अब देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि अभिवृद्धि का कोई परिभाषा दे देगा, पूछ लिया जाएगा कि यह परिभाषा किसने दिया था। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके बजाय अगर यहाँ पे पिक्चर पे आप ध्यान देंगे तो अभिवृद्धि और ग्रोथ को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। बच्चे का जो अभिवृद्धि होता है वह गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष या 19 वर्ष तक
चलता है। 18 से 20 वर्ष मान सकते हैं इसको, अधिकतम हम पूछा भी जाएगा एग्जाम में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा कि अभिवृद्धि या ग्रोथ किस उम्र तक बच्चों में होती है, तो 18 से 20 ऑप्शन वहाँ दिया होगा। और एनसीईआरटी में भी यही चीज़ें बताई गई हैं, एनसीईआरटी की किताबों में भी, मनोविज्ञान में। तो आप समझ चुके होंगे कि गर्भावस्था से लेकर 18 या 20 साल तक अभिवृद्धि या विकास अभिवृद्धि या ग्रोथ होता है, ठीक। और यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके थ्रू आप अच्छे से समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को। अभिवृद्धि का सामान्य अर्थ होता है आगे बढ़ना, ठीक है। बालक के वृद्धि के संबंध में इसे उसके शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंगों के आकार, भार और इनकी कार्य क्षमता में होने वाले वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। मानव शरीर में वृद्धि एक आयु तक, एक निश्चित आयु तक 18-20 वर्ष की तक ही होती है। उसके बाद आगे जो भी होती है उसे वृद्धि नहीं कहते, इसको हम क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। अर्थात इस आयु तक व्यक्ति संपूर्ण वयस्क हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब विकास को देखते हैं। विकास एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है। केवल शारीरिक वृद्धि की ओर यह संकेत नहीं करता, ठीक है। इसके अंतर्गत हुए सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। यानी कि संपूर्ण बच्चे का जो भी अध्ययन हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं वह उसको हम विकास बोलेंगे। जैसे कि बच्चे के हम मानसिक विकास का अध्ययन करते हैं, नैतिक विकास का अध्ययन करते हैं, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करते हैं, यह सब विकास होता है, इसको वृद्धि नहीं बोलेंगे हम। अब देखिए, प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर मनुष्य स्वयं को जिन गुणों से संपन्न पाता है विकास की प्रक्रिया के ही परिणाम होते हैं, ठीक। और जो विकास है वो भी गर्भावस्था से लेकर वह वृद्धावस्था तक या मृत्यु तक होता रहता है। अब हरलाख के अनुसार विकास की परिभाषा को कई बार DSSB वगैरह में टीचिंग एग्जाम से पूछे गए हैं, ठीक है। हरलाख के अनुसार ही, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हरलाख ने विकास की परिभाषा किस प्रकार दी है, विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है वरन वह व्यवस्थित तथा संगत परिवर्तन है जिसमें कि प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम नहीं रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, रीट वगैरह, DSSB वगैरह में पूछा जा सकता है। तो हरलाख के अनुसार जो है याद कर लीजिए, समझ लीजिए। स्टार्टिंग का याद कर लेंगे एक लाइन तो भी आप बता पाएंगे क्या किसने परिभाषा दिया था। और हाँ, आगे आपको एग्ज़ाम होने तक सभी वीडियोज कोर्स बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर ही अपलोड मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं। उसके लिए आप टारगेट टीचर 68500 चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। और आप PDF नोट्स अगर प्राप्त करना चाहते हैं जो कि मेरे खुद के लिखे हुए हैं, हैंड रिटन हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे यूपी टेट के लिए भी और सुपर टेट के लिए भी। और इन नोट्स को पढ़ने के बाद अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा, सब कुछ इसी के अंदर मिल जाएगा आपको। यूपी टेट की फ़ीस 200 रुपये है और सुपर टेट की फ़ीस 499 रुपये है। यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 7905352723। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और यही नंबर गूगल पे, फ़ोनपे का है। डायरेक्ट आप इसका जो फीस है यूपी टेट का, सुपर टेट का, जो भी आप लेना चाहते हैं, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे तो आपको तुरंत ही PDF मिल जाएगा। साथ ही आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा जहां पे एग्जाम होने तक व्यक्तिगत रूप से आपकी जो भी आपको दिक्कत होगा वो किया जाएगा, उसका हेल्प किया जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे वृद्धि विकास को हमने पढ़ा। अब वन लाइनर के रूप में यहाँ पे विकास के बारे में और वृद्धि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम देख लेते हैं। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होती रहती है। विकास जो है बहुआयामी और प्रासंगिक होता है, यह जरूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि वन लाइनर के रूप में है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। किसी में विकास किसी और स्पीड से होती है, किसी दूसरे बच्चे में और स्पीड से, सब में अंतर होता है, ठीक है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की ओर बढ़ती है जबकि मानसिक क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की तरफ बढ़ती है और इसको मस्तोदमुखी सिद्धांत भी कहते हैं। तो मस्तोदमुखी सिद्धांत क्या है पूछे आपसे तो आप बता देंगे कि सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसको ही मस्तोदमुखी सिद्धांत कहते हैं। अगला देखिए, डेवलपमेंट या विकास जो है सामान्य अनुक्रिया से विशिष्ट अनुक्रिया की ओर बढ़ता है, ठीक। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है।
शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से संबंधित होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए वृद्धि के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वृद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, जैसे कि मैंने बताया 18 से 20 साल तक। वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है, ठीक है। वृद्धि जो है केवल शारीरिक परिवर्तन को प्रकट करता है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ जो है विकास का ही एक चरण है। वृद्धि परिणात्मक परिवर्तन की अभिव्यक्ति है। परिवर्तनों को देखा जा सकता है, वृद्धि में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको देखा और नापा जा सकता है। वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ उसके आकार, लंबाई आदि में वृद्धि होना को दर्शाता है, ठीक है। वृद्धि विकास के प्रक्रिया का ही एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। अगला देखिए आगे, वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती, ठीक है। बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। वृद्धि से आशय मात्रात्मक या परिणात्मक परिवर्तन से होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए, वृद्धि से सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से, वृद्धि का अर्थ जो है वह शारीरिक परिवर्तन से हम उसको जानते हैं। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, ठीक। और विकास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप सबको वृद्धि और विकास में अंतर और इसके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वृद्धि में क्या होता है, विकास में क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता चल चुका है। अब देखिए, वृद्धि और विकास का सिद्धांत होता है, 10-12 सिद्धांत हैं, लेकिन हम इसमें से 8-9 सिद्धांत पढ़ने वाले हैं जो कि आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इससे 1-2 क्वेश्चन हर यूपी टेट का पेपर उठा के देखेंगे, DSSB, कोई भी सी टेट वगैरह, सब में लगभग इससे क्वेश्चन सुपर टेट वगैरह में पूछा जाता है। निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। निरंतरता का क्या सिद्धांत है कि यह निरंतर होता रहता है। जो वृद्धि और विकास है, विकास का जो कॉन्सेप्ट है, यह निरंतर होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा, निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है वो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे समझा रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जब 1 साल का है तो वह इतना बड़ा है, और जब 2 साल का होगा, मान लीजिए बच्चे का जन्मदिन 31 जनवरी को है, ठीक है, 31 जनवरी 2018 को बच्चा पैदा हुआ, 2019 में वह 1 साल का हो गया, और 2020 में ऐसा नहीं होगा कि 30 तारीख को 2020 में उसके जन्मदिन के 1 दिन पहले ही हुआ फटाक से 2 फीट का हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है ना, धीरे धीरे क्रमिक रूप से यह होता रहता है, तो इसी को हम निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। अगर यह निरंतर नहीं होता तो यानी कि बच्चा 1 साल में इतना बड़ा होता और 2 साल में फटाक से एक बैग इतना बड़ा हो जाता, मतलब उसको समय नहीं लगता, 1 रात पहले ही हुआ उतना बड़ा हो जाता, फिर अगले बर्थडे से 1 दिन पहले और बड़ा हो जाता। ऐसा तो होता नहीं है, निरंतर चलता रहता है ये चीज़, तो इसी को निरंतरता का सिद्धांत हम कहते हैं। अगला देखिए, विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत क्या है कि विकास जो होता है, इस सिद्धांत में विभिन्न व्यक्तियों में विकास की जो गति होती है वह भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, किसी की हाइट बचपन में बहुत तेज़ गति से बड़ी हो जाती है, हाइट लंबी हो जाती है, और किसी का 18-19 साल तक पहुंचने के 1 साल पहले 17-18 साल में वह लंबा होता है, ठीक है। तो इसी को विकास के विभिन्न गति का सिद्धांत कहते हैं। अगला, विकास क्रम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक की जो गामक यानी कि जो गति होती है, जैसे कि हाथ पैर की उंगलियां चलाना, ठीक है, पैर हिलाना, सर गर्दन उठाना, ठीक है, इसको गामक क्रियाएं बोलते हैं। तो गामक और भाषा संबंधी विकास एक निश्चित क्रम में होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा जन्म लेते ही बोलना शुरू कर दे और उसके बाद वह हाथ पैर हिलाना शुरू करे, ठीक है। सबसे पहले बच्चा गर्दन हिलाता है, उसके बाद हाथ पैर की उंगलियां हिलाता है, ठीक है, धीरे धीरे ऐसे क्रम से होता है ये चीज़। अब देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत को ही हम मस्तोदमुखी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, मस्तोदमुखी सिद्धांत। यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, मस्तोदमुखी सिद्धांत। विकास दिशा का सिद्धांत यानी कि मस्तोदमुखी का सिद्धांत। इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है, सबसे पहले उसके सर का विकास होता है, यानी कि मस्तिष्क का विकास होता है। उसके बाद नीचे उतरते हुए उसके
सर के बाद उसके कंधे का, उसके हाथ का, फिर उसके कमर का, फिर उसके आखिरी में पैर का निर्माण होता है, ठीक है, उसका विकास होता है। इसी को हम विकास के दिशा का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इसको ही मस्तोदमुखी सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर धीरे धीरे करते करते नीचे के अंगों का विकास होता है। इसको विकास के दिशा का सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। अगला देखिए एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक सबसे पहले, यहाँ पे देखिए हो सकता है चीज़ें छोटी लिखी हुई हैं तो आपको दिख ना रही हो, लेकिन इन चीज़ों को मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो उस तरीके से आप समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना शुरू करता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले बच्चा अपने पूरे हाथ को हिलाना शुरू करता है, ठीक, संपूर्ण हाथ को, ठीक। उसके बाद वह उसका कंट्रोल अपने उंगलियों पे होता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चा अपना हाथ, तो छोटा बच्चा होता है 1 साल का, 1.5 साल का छोटा सा बच्चा है, ठीक है, तो वह अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिला तो सकता है ऊपर नीचे जैसे भी, लेकिन जो उसकी उंगलियां होती हैं इस पर इसका कंट्रोल बाद में होता है। उंगलियों से कोई चीज़ आप पकड़ने को देंगे 1 साल के बच्चे को, 8 महीने 9 महीने के बच्चे को अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अपना पूरा हाथ हिला डुला सकता है वह। तो यही चीज़ है यहाँ पे एकीकरण का सिद्धांत की सर्वप्रथम संपूर्ण से, उसका कह सकते हैं संपूर्ण से अंश की ओर, संपूर्ण अंग और फिर उसके अंग के भागों को चला सकता है। उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना यानी कि समन्वय स्थापित करना सीख जाता है। वह अपने पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीख जाता है। इसी को एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो में आप बने हुए हैं, तो प्लीज़ आपके लाइक से और कुछ नहीं होता, जस्ट हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तभी आपने लाइक किया है, तभी नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके लाइक करने से, मतलब अगर एक कॉन्सेप्ट होता है बहुत से लोगों का कि लाइक करने से पैसे कमाते हैं, तो लाइक करने से नहीं, आपके वीडियो देखने से इंसान यूट्यूब पे पैसे कमाता होगा, लेकिन लाइक करने से जस्ट मोटिवेशन मिलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब समान प्रतिमान का सिद्धांत क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हरलाख ने बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा दिया है। देखिए, प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति हो, अपने जात के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है, ठीक है। अब जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि गाय का बच्चा है या बकरी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, तो अब पैदा होने के बाद बड़ा होगा तो वह बोलने लगेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वह घास खाना छोड़ के गाय का बच्चा वह टॉफ़ी या चॉकलेट के लिए जिद करने लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक जात, चाहे वह पशु जात हो या मानव जात हो, अपने जात के अनुरूप ही उसका विकास होता है, विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है वह, ठीक है। चलिए, जैसे इंसान का बच्चा है, मतलब मानव है, तो छोटे बच्चे हैं तो वह पहले धीरे धीरे कहते हैं बैठ के चलते हैं, ठीक। उसके बाद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, अपने दोनों पैरों से चलते हैं, पहले उसके पहले हाथों के सहारे और पैर दोनों का यूज़ करते हैं, लेकिन बड़े होने के साथ साथ सिर्फ पैर पे चलने लगते हैं। लेकिन यही गाय का बच्चा होगा, किसी जानवर का बच्चा होगा, तो अपने उसके चारों पैर से चलेगा। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ पीछे की 2 टांग उठा के वो ऐसे चलेगा, ठीक। उसी को यहाँ पे समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा गया है। अब देखिए 7वां, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध के सिद्धांत के अनुसार बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बालक का शारीरिक विकास अच्छे से होगा, तभी बालक का मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास अच्छे से होगा, यानी कि इनमें परस्पर संबंध होता है। चलिए, अब आखिरी में एक क्वेश्चन फिर से आ जाते हैं आपके सामने। आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया, एक बार और रिवीजन कर सकते हैं, चाहें तो आप दोबारा से वीडियो को देख के इस क्वेश्चन को पढ़िए और आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, ये भी आपने पढ़ा। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, ये भी जस्ट आपने पढ़ा। निरंतरता का सिद्धांत है, यानी कि निरंतर होता रहता है विकास। लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत आपने नहीं पढ़ा विकास के सिद्धांत में। तो यहाँ पे यही पूछा कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपके सामने कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। वृद्धि यानी कि ग्रोथ, विकास और वृद्धि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से,
या फिर शारीरिक विकास से। तो आपने पढ़ा कि जो वृद्धि होता है उसको हम नाप सकते हैं, उसका वजन कर सकते हैं, उसके परिवर्तन को देख सकते हैं। तो सामाजिक विकास बच्चे का होगा तो उसको आप नाप नहीं सकते, ठीक है, उसको जस्ट अनुभव कर सकते हैं। भावनात्मक विकास उसका होगा, इमोशनल डेवलपमेंट, तो उसको आप देख सकते हैं, मतलब उसको जस्ट फील कर सकते हैं आप। नैतिक विकास को फील कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक विकास को आप माप सकते हैं, नाप सकते हैं, इसको देख सकते हैं सामने से। तो यही पूछा, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है, तो शारीरिक विकास से संबंधित है, फिजिकल डेवलपमेंट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। और पीडीएफ नोट्स के लिए जैसे कि मैंने आपको डिटेल शेयर कर दिया, और एक चीज़ और बता दूं, ये जो भी नोट्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड हैं। इनको पढ़कर मैंने खुद टीचिंग एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, DSSS, ठीक है। तो इन नोट्स से आप बहुत ही कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। फीस मैंने बहुत कम रखी है, तो फीस कम है तो इससे आप अंदाज़ा मत लगाइएगा कि नोट्स बेकार हैं। नोट्स बहुत ही बेहतरीन है, फीस जस्ट इसलिए कम है क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल रहे हैं, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि मुझे पता है कि जब मैं खुद एक बेरोज़गार था, मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं स्टडी कर रहा था या प्राइवेट जॉब करता था प्राइवेट स्कूल में, तो 200-500 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो फिर भी 200, 300, 500 हम मैनेज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अगर फीस 4000, 2000, 3000 हो तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए फ़ीस बहुत कम रखी गई है। तो चलिए इस नंबर पे गूगल पे, फ़ोन पे आप डायरेक्ट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं इसकी जो फीस है, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। टारगेट टीचर 68500 चैनल पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।